नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल खामोशी से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हमारा वाटर क्राइसिस यानी जल संकट। ये सिर्फ पानी की कमी का मुद्दा नहीं है, ये सीधे हमारे आर्थिक भविष्य और आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए डेटा, फैक्ट्स और ग्राउंड लेवल पर चल रहे बड़े सॉल्यूशंस के जरिए समझते हैं कि आखिर स्थिति कितनी गंभीर है और इसे ठीक करने के लिए देश में क्या कुछ किया जा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 600 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ लोग। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये अमेरिका की टोटल आबादी का लगभग दुगना है। और इतने सारे लोग हमारे देश में आज की तारीख में एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस यानी भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोच के देखिए, देश की आधी आबादी पीने के पानी, खेती और डेली नीड्स के लिए रोज संघर्ष कर रही है। ये अपने आप में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और अब हम इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले नीति आयोग के उन प्रोजेक्शंस को देखते हैं जिन्होंने 2030 तक आने वाले एक बड़े वाटर क्राइसिस की तरफ इशारा किया है। अनुमान ये है कि साल 2030 तक देश में पानी की जो मांग होगी वो हमारे अवेलेबल सप्लाई से ठीक दुगनी हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि आधी मांग तो पूरी ही नहीं हो पाएगी। जरा सोचिए, जब कारखानों, खेतों और हमारी आम आबादी के बीच पानी बंटना शुरू होगा और सप्लाई सिर्फ आधी होगी, तो स्थिति कितनी खौफनाक हो सकती है। आने वाले वक्त में ये देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत भारी दबाव डालने वाला है। और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार और काफी तेजी से नीचे गिर रही है। डेटा देखें तो 2001 में हर व्यक्ति के लिए ये फिगर 1816 क्यूबिक मीटर्स था, जो 2050 तक गिरकर सिर्फ 1219 क्यूबिक मीटर्स रहने का प्रोजेक्शन है। ये जो तेजी से गिरावट आ रही है ना, ये हमें वाटर स्ट्रेस के क्रिटिकल लेवल से भी बहुत नीचे धकेल रही है। अब आबादी बढ़ रही है और आसानी से मिलने वाला पानी कम हो रहा है। इसका सीधा असर लोगों की हेल्थ और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ना तय है। लेकिन पानी की इस कमी का असर सिर्फ प्यासे शहरों तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट भी है, जो हमारी ग्रोथ पर खतरा बन रहा है। हाल ही में आई मूडीज की एक रिपोर्ट ने इस आर्थिक खतरे को क्लियर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट से हमारी सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ यानी देश की आर्थिक साख पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसका मतलब है बाहरी निवेश और उधार लेने की क्षमता पर असर। इसके अलावा अगर खेती और इंडस्ट्री की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो खाने पीने की चीजों के दाम अचानक से आसमान छू सकते हैं। और सबसे डराने वाली बात, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से आगे चलकर हमारी नेशनल जीडीपी को 6% तक का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये स्थिति किसी डबल वैमी यानी दोहरी मार से कम नहीं है। एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें हैं और लगातार गिरती जमीनी पानी की सतह सूखा पैदा कर रही है, फसलें तबाह कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक और इरेटिक मॉनसून्स आ रहे हैं, जो शहरों में खतरनाक अर्बन फ्लडिंग यानी बाढ़ का कारण बन रहे हैं। एक ही वक्त में सूखा और बाढ़, ये कॉम्बिनेशन इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है कि इसका कोई एक सिंपल सोल्यूशन निकालना लगभग नामुमकिन लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत, जहां ट्रेडिशनली इतने अच्छे मॉनसून्स आते हैं, वो इतनी तेजी से सूख क्यों रहा है? इसके पीछे मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी की बड़ी चुनौतियां हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जी ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये हमारे अपने कार्यों द्वारा बनाई गई एक डरावनी स्थिति है। चूंकि इतिहास में हमारे पास मॉनसून हमेशा से मेहरबान रहा है, तो एक आम धारणा बन गई कि पानी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और हमारी इसी लापरवाही ने धीरे धीरे आज के इस बड़े संकट को जन्म दे दिया। अगर हम नंबर्स पे ध्यान दें तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हमारा देश सालाना करीब 760 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी कंज्यूम करता है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये आबादी में बड़े चाइना और डेवलप्ड कंट्री अमेरिका दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों? इस विशाल कंजम्पशन का सबसे बड़ा कारण हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। गन्ने और चावल जैसी फसलों को उगाने में बेपनाह पानी लगता है। सच तो यह है कि जब हम इन फसलों को एक्सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उनके साथ लाखों लीटर जमीनी पानी भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। देखिए, देश में जितना भी पानी अवेलेबल है, उसका लगभग 78% हिस्सा अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर यूज कर लेता है। लेकिन चिंता की बात क्या है? हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी यानी सिंचाई की क्षमता आज भी सिर्फ 38% पर अटकी हुई है, जबकि ग्लोबल एवरेज 55% के आसपास है। इसका बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट मतलब यह है कि आधे से ज्यादा पानी खेती में बहकर या भाप बनकर वेस्ट हो जाता है। वो पानी जो मॉडर्न टेक और बेटर मैनेजमेंट से आराम से बचाया जा सकता था।
और इस इनएफिशिएंसी का सबसे ज्यादा बोझ किस पर पड़ता है? हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स पर। खेतों को पानी से लबालब भर देने वाली जो पुरानी फ्लड इरिगेशन टेक्निक है ना, उसकी वजह से जमीन के अंदर से जरूरत से कई ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पंजाब जैसे स्टेट्स में पानी का लेवल गिरकर 250 फीट तक नीचे चला गया है, जबकि एक आइडियल और सस्टेनेबल डेप्थ सिर्फ 50 से 60 फीट होनी चाहिए। ऊपर से गांव में किसानों को आधुनिक टेक्निक सिखाने वाले एक्सटेंशन वर्कर्स की जो भारी कमी है, वो इस आग में घी का काम कर रही है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ पानी खत्म होने की नहीं है। देश में वाटर सिक्योरिटी को वापस लाने के लिए सरकार कई बड़े और मेजरेबल कदम भी उठा रही है। गांव देहात में मीलों पैदा चलकर पीने का साफ पानी लाना, ये कोई सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये उन लोगों की, खासकर महिलाओं की डेली रियलिटी है। उनकी इस तकलीफ को समझते हुए ही अब साफ पानी सीधे उनके घरों तक नलके से पहुंचाने पर इतना फोकस किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ और आम जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और इस दिशा में अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ये नंबर काफी उम्मीद जगाता है, 81.71%। जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 का जो टारगेट सेट किया गया था, उसके चलते अब तक इतने ग्रामीण घरों में टैप वाटर यानी नलके से पानी पहुंच चुका है। सोचिए, यही आंकड़ा 2019 में सिर्फ 16.7% था। इतने कम वक्त में ऐसी तेजी वाकई काबिले तारीफ है और इसका असर सच में ग्राउंड लेवल पर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अगर हम पिछले 10-12 सालों का सफर देखें तो वाटर कंजर्वेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस लगातार बढ़ा है। 2012 में आई नेशनल वाटर पॉलिसी से लेकर 2019 में शुरू हुए जल शक्ति अभियान तक, फिर 2020 में 80 जिलों पर फोकस करती हुई अटल भूजल योजना आई और अभी हाल ही में 2024 में कैच द रेन कैंपेन का 5वां फेज लॉन्च किया गया। हर नई योजना पुरानी योजना के ऊपर एक मजबूत नींव बना रही है और एक्विफर मैपिंग से लेकर कंजर्वेशन तक की अवेयरनेस देश भर में फैला रही है। और इन सभी प्रयासों के नतीजे अब प्रैक्टिकली सामने आ रहे हैं। 2024 की ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट बहुत कुछ क्लियर करती है। 2017 के मुकाबले हमारे टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में लगभग 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की जोरदार बढ़ोतरी हुई है और इसके बिल्कुल विपरीत जमीन से पानी निकालने यानी एक्सट्रैक्शन में 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की गिरावट आई है। ये एक बहुत ही क्लियर और ठोस सबूत है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से एफर्ट्स लगाए जाएं तो स्थिति को सक्सेसफुली बदला जा सकता है। तो सवाल है, हम आगे क्या करें? 2030 की डेडलाइन तक पहुंचने के लिए हमें मैक्रो लेवल गवर्नमेंट स्कीम से आगे बढ़कर माइक्रो एक्शंस और स्मार्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना ही होगा। यहाँ प्रधानमंत्री का दिया गया 4 स्टेप का नेशनल मंत्र एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। पहला, रिड्यूस यानी पानी की खपत और वेस्ट को शुरुआत में ही कम करना। दूसरा, रीयूज यानी एक बार इस्तेमाल किए पानी को किसी दूसरे छोटे काम में लाना। तीसरा, रिचार्ज, बारिश के पानी को स्टोर करके वापस जमीन के अंदर भेजना। और चौथा, रीसाइकल, गंदे पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, पूरे देश को एक होकर इस मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें बहुत तेजी से मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना होगा। खेती में पानी की डिमांड कम करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रिसिजन इरिगेशन टेक्निक्स बेहद जरूरी हैं। अर्बन एरियाज में, जैसे चेन्नई ने अपने ट्रीटेड वेस्ट वाटर प्लांट्स के जरिए पानी को रिसाइकिल करके मिसाल कायम की है, वैसा ही बाकी शहरों में भी करना होगा। इसके अलावा पानी की उपलब्धता के हिसाब से एक स्मार्ट, डायनामिक वाटर प्राइसिंग मॉडल लाना होगा ताकि लोग पानी की असली कीमत समझें। और अर्बन प्लानिंग में झीलों और पार्क्स जैसे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करना जरूरी है, जो नेचुरली पानी सोख कर रिचार्ज कर सकें। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। डेटा और ग्राउंड रियलिटी बताते हैं कि इंफ्रा और पॉलिसीज के मामले में काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन क्या हमारी वाटर एफिशिएंसी की ये रेस 2030 के जल संकट की उस टिक टिक करती घड़ी को पीछे छोड़ पाएगी? हमने रास्ता तो तय कर लिया है, पर मंजिल तक ठीक समय पर पहुंचना अब हमारे स्पीड और कलेक्टिवली साथ मिलकर काम करने पर डिपेंड करता है। इस एक सवाल के साथ हम आपको छोड़ते हैं, क्या हम समय रहते इस पूरे क्राइसिस को हरा पाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।